नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 जियोग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को जनसंख्या के संगठन से संबंधित विभिन्न तथ्यों से अवगत कराना है। कार्यशील जनसंख्या, क्रियाशील जनसंख्या, उत्पादक जनसंख्या, श्रमजीवी जनसंख्या या अर्जक जनसंख्या क्या है? देखो, सब एक ही हैं। पहले आप ध्यान रखिए कि 15 से 59 ईयर एज ग्रुप, 15 to 59 ईयर एज ग्रुप यंग है, वो कमा सकता है, तो उसी को हम कार्यशील कहेंगे, इसी को हम उत्पादक कहेंगे, इसी को श्रमजीवी कहेंगे, इसी को अर्जक कहेंगे। ये कमाने वाला एज ग्रुप है, इसीलिए इसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। इसके विपरीत जो 0 से 14 वर्ष और 60 साल प्लस है, वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्ध होती जनसंख्या किसे कहते हैं, या कौन सा महाद्वीप है जो बूढ़ों का महाद्वीप कहलाता है? वृद्ध होती जनसंख्या का मतलब है कि कुल जनसंख्या में, किसी देश की कुल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होना बूढ़ी होती जनसंख्या कहलाता है। यूरोप महाद्वीप वृद्धों का महाद्वीप कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर 20वीं शताब्दी में जीवन प्रत्याशा हालांकि उच्च है, यानी वहाँ पर जीवन जीने की जो औसत अवधि है वो अधिक है। वहाँ पर जन्म दर निम्न है, यानी जो नए बच्चे हैं उनका जन्म कम हो रहा है। वहाँ पर स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, इसलिए वहाँ पर जो औसत जीवन जीने की अवधि यानी जीवन प्रत्याशा है वो लंबी है। अत्यंत उच्च आर्थिक स्तर होने के कारण से और सामाजिक संरचना डिफरेंट होने के कारण से वहाँ का युवा रोजगार को प्राथमिकता देता है, वो शादी करना या बच्चे पैदा करना प्राथमिकता नहीं समझता है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या नेगेटिव में है। जैसे लैटविया है, यूरोप है, इटली है, जर्मनी है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये नए बच्चे यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए क्राइसिस है। वहाँ पर जन्म दर वहाँ पर लगभग नेगेटिव में है। तो इनका क्या है कि यहाँ बच्चों और युवाओं का अनुपात बहुत कम है, कार्यशील जनसंख्या कम है, बूढ़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, उनकी देखभाल पर खर्च ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है कि आयु संरचना पर जन्म दर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अल्प विकसित देशों में ऊंची जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में युवा जनसंख्या ज़्यादा होगी। ऐसे देशों में बच्चों की संख्या अधिक होती है, तो भविष्य में जनसंख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। युवा जनसंख्या वाले देशों में भविष्य में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन यंग एज ग्रुप में और चाइल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा है। जिन देशों में 0 से 14 वर्ष और 59 वर्ष से ज़्यादा वाले एज ग्रुप में जहां बूढ़ों की संख्या अधिक होगी, वहां आश्रित जनसंख्या अधिक होगी। जो अर्जक एज ग्रुप है उसके ऊपर दबाव ज़्यादा होगा आर्थिक रूप से। अल्प विकसित देशों में उच्च जन्म दर के कारण अल्प जीवन प्रत्याशा पाई जाती है और बूढ़ों की संख्या कम होती है, क्योंकि सुविधाओं के अभाव में यंग एज में बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत के कारण से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और वो लंबा जीवन नहीं जीवित रह पाते हैं। जिन देशों में जन्म दर कम होती है, जीवन प्रत्याशा लंबी होती है, वहाँ बच्चों की संख्या कम हो जाती है और बूढ़ों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयु संरचना पर मृत्यु दर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मृत्यु दर का प्रभाव ये पड़ेगा कि यदि शिशु मृत्यु दर में सुधार हो जाए तो जनसंख्या में बच्चों का अनुपात बढ़ जाएगा। सेकेंडली, यदि वृद्धों की मृत्यु दर सुधरती है तो बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि युवा व वृद्ध आयु वर्ग में मृत्यु दर कम हो जाएगी तो उच्च वर्ग में जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा और विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है। यदि निम्न आयु वर्ग में मृत्यु दर कम होगी तो युवा जनसंख्या बढ़ेगी। विकासशील देशों में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयु संरचना पर प्रवास का क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखो, किसी भी स्थान पर जनसंख्या प्राकृतिक रूप से बढ़ती है जन्म दर के कारण, प्राकृतिक रूप से घटती है मृत्यु दर के कारण। लेकिन यदि उसमें प्रवास यानी दूसरे स्थान पर से जनसंख्या किसी स्थान पर आ जाए या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, इसे हम प्रवास कहेंगे। और इसके कारण से भी किसी भी स्थान की आयु संरचना डिफर करती है। क्या होगा? प्रवासी आमतौर पर युवा होते हैं जो 15 से 35 आयु वर्ग के सामान्य रूप से होते हैं। इनकी प्राकृतिक वृद्धि दर भी ऊंची होती है और जहां युवा पहुंचते हैं वहां जनसंख्या में बूढ़ों का अनुपात कम हो जाएगा, क्योंकि युवा पॉपुलेशन पहुंच गई है। और वहां जहां से वो आते हैं सोर्स पर, महिलाओं की संख्या भारत जैसे देश में और बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि युवा तो माइग्रेट कर गए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि आयु संरचना का महत्व क्या है? किसी भी देश की आयु संरचना वहाँ की जनसंख्या को रिफ्लेक्ट करती है, एक बात। दूसरा, आयु संरचना के विश्लेषण से हमें वहाँ की श्रम शक्ति, वहाँ के मतदाताओं की संख्या, वहाँ पर स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या का पता चलता है। इसके अध्ययन से हमें उत्पादक यानी अर्जक जनसंख्या का और आश्रित जनसंख्या का पता चल जाता है। और भविष्य की योजनाएं बनाने में आयु संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों ने आयु और लिंगानुपात को कैसे प्रभावित किया है? कि किसी भी देश में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे जैसे रोजगार बढ़ेंगे, तो आयु संरचना भी प्रभावित होगी और लिंगानुपात भी प्रभावित होगा। कैसे? तो ये ऐसे होगा, नंबर 1 कि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो पुरुष जनसंख्या अधिक माइग्रेट करती है। वो अच्छे रोजगार के लिए बड़े शहरों में जाएंगे, किसी दूसरे देश भी जा सकते हैं। गंतव्य स्थान पर पुरुष जनसंख्या बढ़ेगी, यानी वो जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, क्योंकि पुरुष ज़्यादा माइग्रेशन कर रहे हैं तो वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे चंडीगढ़, जैसे कोलकाता, जैसे UAE का उदाहरण आपने अभी अध्ययन किया। इसी प्रकार से उद्गम यानी सोर्स पर आश्रित बढ़ेंगे, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी भारत जैसे देश में। इसी प्रकार से जैसे UAE का उदाहरण है कि वहां पर 468 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि तेल रिफाइनरीज में काम करने के लिए विदेशों से बहुत सारे पुरुष प्रवास करके वहां पहुंचे हैं। शहरी क्षेत्रों की ओर पुरुष प्रवास अधिक होगा तो शिक्षा संस्थानों में, रोजगार में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी, जो स्पष्ट नज़र आएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार जनसंख्या की विशेषताओं को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है, किसी स्थान की आयु संरचना और उसकी लिंग संरचना को हम एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। यानी वो आयु को भी दिखाएगा और सेक्स स्थिति को भी दिखाएगा, यानी पुरुष है या महिला है इस स्थिति को भी दिखाएगा, सेक्स रेशो को वो दिखाता है। तो इसे कहते हैं जनसंख्या पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आयु लिंग पिरामिड है, इसका लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ की तरफ हमेशा पुरुषों को दिखाया जाता है, राइट हैंड साइड को हमेशा स्त्रियों को दर्शाया जाता है। पिरामिड पर जनसंख्या को अक्षितिज ऐसे दंड आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। आप एक बार इसकी आकृति देख लीजिए, आपको क्लियर होगा। यानी इधर पुरुष होंगे, इधर महिलाएं होंगी, और ये अक्षितिज बार ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। अब जो विषयों में सामान्य रूप से एज पिरामिड है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक विस्तारित, दूसरा शिथिल और तीसरा ह्रासमान। यानी ये विस्तारित है, इस चित्र से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये शिथिल है जिसमें दोनों पॉपुलेशन लगभग समान है, और ये नेगेटिव है, ह्रासमान है, क्योंकि इसमें जन्म दर कम है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है, दोनों ही कैटेगरीज में, चाहे वो महिलाएं हैं या वो पुरुष हैं। अब एक डिफरेंस और भी आप इसमें मोटे तौर पर देखेंगे कि जो विस्तारित होती जनसंख्या है ये ज़्यादातर उन देशों की है जो अल्प विकसित या गरीब देश हैं, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश हैं।
और ये वाली कैटेगरी आप उन देशों की देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं। आओ अब इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है विस्तारित होती जनसंख्या। यदि विस्तारित होती जनसंख्या का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इस पिरामिड का आकार त्रिभुज जैसा है, जिसका बेस चौड़ा है और शीर्ष संकरा है। यह अल्प विकसित देशों की स्थिति है। इसमें बर्थ रेट ऊंचा होता है, दोनों में ही, पुरुष भी और महिलाएं भी। इसमें बूढ़ों की संख्या कम मिलती है। भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, एशिया, अफ्रीका के अधिकांश देश इसमें शामिल हैं। सेकंड है शीतल जनसंख्या। इसकी आकृति बैल की तरह, जैसे मंदिरों की घंटी आपने देखी होगी, लगभग वैसी नजर आती है कि ऊपर से थोड़ी संकरी है, नीचे से थोड़ी चौड़ी है। इसका आधार पतला और शीर्ष सूंड के जैसा होता है, सूंडाकार। यह विकसित देशों की स्थिति को दर्शाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक जैसी रहती है और इसमें बच्चों की संख्या थोड़ी और प्रौढ़ों के लगभग समान होती है। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूएसए आदि इसी एज पिरामिड में हैं। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या, जिसमें क्या होगा, इस पिरामिड का बेस जो है वो संकरा होगा, यानी जन्म दर कम है, और इसका शीर्ष जो वो सूंडाकार होता है। ये भी उच्च विकसित देशों की स्थिति को दर्शाता है। इसमें निम्न जन्म दर होती है, हालांकि मृत्यु दर भी निम्न ही होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उच्च क्वालिटी की होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि मिलती है या शून्य मिलती है। हम दो, हमारा कोई नहीं, ऐसी स्थिति इन देशों में है। तो जापान, लैटविया, एस्टोनिया या यूरोप के अधिकांश देश, इटली, जर्मनी, फिनलैंड, ये सब इसी प्रकार की स्थिति में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन में अंतर बताइए, अथवा जो जनसंख्या है इसको हम गांव और नगरों के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार यानी निवास स्थान के आधार पर हम जनसंख्या को दो कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरी है नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या यानी वह जनसंख्या जो गांव में रहती है, नगरीय जनसंख्या कहलाती है। दोनों का अंतर हम एक साथ अध्ययन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करने से आप इसको जल्दी समझ सकते हैं। देखो, गांव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी, शहरों में रहने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाएगी। ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य कार्य प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, लाइकली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फिशरीज या गैदरिंग करना, कुटीर उद्योग यानी कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य संग्रहण, कुटीर उद्योग आदि। जो नगरीय क्षेत्र होते हैं इसमें आजीविका का मुख्य सोर्स सेकेंडरी एक्टिविटी यानी उद्योग धंधे और तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, जिसे सेवा का क्षेत्र हम कहते हैं, जैसे शिक्षा, परिवहन, संचार। इसके साथ साथ उच्च बौद्धिक जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जो हेल्थ कंसल्टेंट है या जॉब से रिलेटेड किसी प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, कोई उच्च क्वालिटी की मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो ऐसे क्रियाकलाप इनमें ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं इनमें जीवन सरल, सादा, धर्मनिष्ठ, सामुदायिक होता है। शहरी जीवन औपचारिक होता है, पड़ोसी को पड़ोसी से संबंध जो है वो बहुत मधुर शहरों में नहीं मिलते हैं। गांव में संयुक्त परिवार की व्यवस्था मिलती है, शहरों में ज़्यादातर एकांकी परिवार होते हैं। इसी प्रकार से गांव में आपसी भागीदारी मिलती है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। शहरों में जीवन एकांकी है, जीवन शैली व्यक्तिगत है, और गांव में आधुनिक सुविधाओं का अभाव मिलता है सामान्य तौर पर। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे गांव भी विकसित हो रहे हैं, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी गांव में पहुंच गई है। लेकिन अभी भी समस्याएं क्या हैं, जैसे पेयजल की समस्या रहती है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कहीं ना कहीं अभाव है, अवेलेबल है लेकिन टेंडेंसी कम है। शहरों में ये सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। गांव में जनसंख्या कम होती है,
गांव, हालांकि देश की 65% आबादी आज भी गांव में रहती है, लेकिन गांव का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। यानी कुल एरिया और कुल पॉपुलेशन को यदि हम डिवाइड करके देखें तो गांव में पॉपुलेशन डेंसिटी कम आती है। शहरों में जनसंख्या की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे यदि दिल्ली के ही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो लगभग 9,000 से 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जो जिला है उसमें जनसंख्या घनत्व तो 27,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। यानी वो लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नगरीकरण क्या है। गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का जाना, नगरों के क्षेत्र का बढ़ना, नगरों की पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सारा सम्मिलित रूप से अर्बनाइजेशन कहलाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो नगरों की जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण है। ये प्राकृतिक रूप से भी होता है कि वहाँ पर जो नेचुरल जनसंख्या रहती है उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। प्रवासी वृद्धि यानी नगरों की ओर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए लोग प्रवास करके आ जाते हैं और वहीं पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। या किसी पास के गांव को नगर के रूप में शामिल कर देना, तो ये भी एक कारण है कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन विश्व भर के आधार पर कीजिए। देखो, यदि हम इसको विश्व स्तर पर वर्गीकृत करें तो निवास के आधार पर 2 प्रकार की कैटेगरी होगी, या तो गांव होंगे या वो शहर होंगे। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहां पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं, नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जहां पर सेकेंडरी एक्टिविटी में लगे होते हैं। यदि हम पश्चिमी यूरोप की बात करें, पश्चिमी यूरोप खासकर जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहती है, क्योंकि वहाँ से पुरुष गांव में जाते हैं खेती करने। भारत जैसे देशों में इसका उल्टा है। अफ्रीका में, एशियाई देशों में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा होंगे शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य और भी है जो क्लियर है कि भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सहभागिता दर उच्च होती है। यानी खेती के कार्य में पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर कार्य करती हैं। भले ही चाहे खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी प्रकार की जो आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटी हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, तो इसमें महिला और पुरुष गांव में रहकर मिलकर काम करते हैं, सहभागिता दर उच्च होती है। एक स्थिति और क्लियर है कि जो जनसंख्या शहरों में रहती है उसका जीवन जीने का खर्च, उसकी लागत उच्च होती है, जबकि ग्रामीण एरिया में ये लागत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से बढ़ रही है, क्यों? कि जो ग्रामीण जनसंख्या वो विकासशील देशों में जैसे भारत जैसे देश में क्यों तेजी से बढ़ रही है कि हमारे नगर बढ़ रहे हैं? तो उसके पीछे एक कारण है प्राकृतिक वृद्धि, दूसरा कारण है प्रवास, तीसरा है कभी कभी सरकार ग्रामीण बस्तियों को नगरों में कन्वर्ट कर देती है, उसको नगर घोषित कर देती है। शहरों में आधुनिक सुविधाएं या रोजगार के केंद्र अधिक होते हैं और शहरों में शिक्षा के अवसर अधिक होते हैं, तो ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साक्षरता क्या है और इसका क्या महत्व है? किसी भी देश के विकास का सूचक कैसे होती है साक्षरता का स्तर? तो सबसे पहले आपने कुछ डेफिनेशन का अध्ययन करना होगा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कमीशन है जिसे हम पॉपुलेशन कमीशन कहते हैं। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 15 ईयर है या वो इससे ज़्यादा है, वो किसी भी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। तो यूएन पॉपुलेशन कमीशन के अनुसार वो लिटरेट है, साक्षर है। अब बात करते हैं भारत के जनगणना विभाग की। सेंसस ऑफ इंडिया कहता है कि वह व्यक्ति जिसकी आयु 7 साल है या इससे ज़्यादा है और वह किसी भाषा को पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो, साथ में अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हो, अंक गणितीय परिकल्पना। अंक गणितीय का मतलब जैसे 2 + 2 4,
तो इस प्रकार से कुछ अंक गणितीय गणनाएं करने में वो सक्षम हो, पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो और आयु 7 साल या इससे ज़्यादा हो, तो वो साक्षर है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर को प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर व्यक्त किया जाता है कि 100 व्यक्तियों में से पढ़े लिखे कितने हैं। तो इस आधार पर भारत में साक्षरता का स्तर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है, एवरेज है ये देश का। जबकि 2001 में ये 64.84 थी, यानी लगभग 10 साल में 10% हमारी जनसंख्या ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई। और यदि 2011 की सेंसस के अनुसार पुरुषों की साक्षरता देखें तो ये 82% है, महिलाओं की जनसंख्या का जो साक्षरता स्तर है वो 65% है, यानी 65.46%, पुरुषों का है 82.14%। तो इसमें वही वेरिएशन नज़र आता है, यानी पुरुषों की साक्षरता स्तर ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। और यदि इसमें राज्यों का अंतर भी देखें तो राज्यों में केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है, बिहार सबसे कम साक्षर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है कि साक्षरता का महत्व क्या है। इससे किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास का सूचक का पता चल जाता है। जैसे बिहार पिछड़ा राज्य है, साक्षरता का स्तर कम है। केरल का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो सबसे अच्छा है। वहाँ पर लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है, वहाँ पर साक्षरता का स्तर महिला सबके उच्च है, महिलाओं के अनुकूल भी है। और यह समाज की गुणवत्ता का बोधक होता है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में सीख लिया। शिक्षा का स्तर संसाधनों के विकास की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, यानी हमारी जो स्किल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है शिक्षा के कारण। नेक्स्ट आता है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि किसी भी स्थान पर जनसंख्या पढ़ी लिखी है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि स्त्री शिक्षा की लागत, यानी किसी भी स्थान पर साक्षरता का स्तर कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 है शिक्षा की लागत। जहाँ शिक्षा की लागत महंगी होगी तो साक्षरता का स्तर कम हो सकता है। शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी होंगी तो साक्षरता का स्तर बढ़ जाएगा। यदि गांव में ही स्कूल कॉलेज हों तो गांव में साक्षरता का स्तर बढ़ेगा। और यदि स्कूल कॉलेज दूर हैं तो सुरक्षा के भाव में शायद समाज, परिवार लड़कियों को दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना भेजे, ऐसा कारण हो सकता है। तो शैक्षणिक सुविधाओं का जो सुविधाएं हैं, आर्थिक विकास का स्तर और परिवहन और संचार के साधन भी प्रभावित करते हैं। धार्मिक मान्यताएं, जैसे ईसाई धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पर यह ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे महिला समाज में आज भी स्त्री साक्षरता कम देखने को मिलती है। सामाजिक सोच और महिलाओं की सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। पुरुष व महिलाओं की बराबरी के प्रति सोच और जीवन स्तर का भी प्रभाव साक्षरता के स्तर पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से उन्नत व नगरीय अर्थव्यवस्था में उच्च साक्षरता मिलती है, यानी वहाँ पर नगरीयकरण का स्तर उच्च होता है। ग्रामीण व कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य रूप से साक्षरता का स्तर कम मिलता है। जिन समाजों में समानता का भाव मिलता है वहाँ पर साक्षरता उच्च होती है। नगरों में साक्षरता गांव से अधिक होती है, गांव में साक्षरता सामान्य रूप से कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव होता है। साथ ही साथ जो अन्य जीवन जीने के अनुकूल परिस्थितियाँ वो कम होती गाँव में। और सरकार की नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं कि वहाँ पर स्तर कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक संरचना क्या है। व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करना व्यावसायिक संरचना कहलाता है। इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक सक्रिय जनसंख्या, यानी जो आर्थिक रूप से किसी कार्य में लगी हो, वो सक्रिय जनसंख्या है। दूसरी होती है आश्रित जनसंख्या या निष्क्रिय जनसंख्या, जो 0 से 14 वर्ष और 59 ईयर प्लस होते हैं। तो सक्रिय जनसंख्या होती है 15 to 59 ईयर। जनसंख्या को हम आर्थिक आधार पर, व्यवसाय के आधार पर 4 या 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से ये 3 होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी,
यानी वे क्रियाकलाप जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब खनन है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी कहलाते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीय क्रियाकलाप यानी उद्योग धंधे, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं तृतीय क्रियाकलाप, जैसे सेवा का क्षेत्र, परिवहन, संचार, शिक्षा, प्रबंधन। इसी प्रकार से कुछ एक कैटेगरी हम इससे आगे की भी कह सकते हैं जो चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप होते हैं, जो उच्च बौद्धिक प्रकार के क्रियाकलाप रहते हैं। नेक्स्ट आता है व्यवसायिक संरचना के विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचक कैसे होता है। देखो, जिन देशों में जनसंख्या तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलापों में या द्वितीय क्रियाकलापों में अधिक होंगी तो वो विकसित राष्ट्र होंगे। जिनकी जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होगी तो वो अल्प विकसित राष्ट्र सामान्य रूप से होते हैं। आओ अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात को निम्न किया है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों में निम्न जन्म दर और स्त्रियों में उच्च उत्प्रवास। अभी हमने व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन किया है कि यूएई में केवल 468 महिलाएं मिलती हैं, 1000 पुरुष मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे कारण क्या आएगा? क भाग पुरुष चयनात्मक प्रवास। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। 15 to 65, 15 to 66, 15 to 64 और 15 to 59 ईयर एज। कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? डी भाग है, 15 to 59 ईयर एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक या उच्चतम है। लैटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिकतम है। तो ऐसा देश कौन सा है? वो है लैटविया, यूरोप का देश है। नेक्स्ट आता है कि वृद्ध होती जनसंख्या क्या है। जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि वह जनसंख्या जिसमें पुरुष वृद्धों की संख्या बढ़ जाए, जन्म दर कम हो जाए, ऐसी जनसंख्या को वृद्ध होती जनसंख्या कहते हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश, जैसे जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, इन सब में, लैटविया, इन सब में जन्म दर कम है और वृद्धों की जनसंख्या अधिक है। अब इस चैप्टर से संबंधित मानचित्र का अध्ययन करते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि विश्व के मानचित्र पर कोई एक ऐसा देश बताओ जो विकसित राष्ट्र हो। तो आप यहाँ कनाडा बता सकते हो, ये यूएसए बता सकते हो, इधर इंग्लैंड बता सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया बता सकते हो, यहाँ पर न्यूजीलैंड बता सकते हो। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई ऐसा राष्ट्र बताओ जो अल्प विकसित हो, तो ब्राज़ील बताया जा सकता है, यहाँ पर जिम्बाब्वे आप बता सकते हो, नेपाल आप बता सकते हो। और ऐसे ही लैटविया यदि पूछे तो यहाँ पर है लैटविया, तो वो एक छोटा सा राष्ट्र है यहाँ पर लैटविया। तो ऐसे ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका चैप्टर जनसंख्या संगठन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।